हाँ तो देखो ये जो डिस्टेंस है मास m जिस डिस्टेंस के ऊपर है अर्थ सरफेस से, ये डिस्टेंस अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में तो बहुत छोटा है। तुम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकोगे, कितना ऊपर फेंकोगे तुम? क्या अर्थ के रेडियस के बराबर फेंक दोगे? नहीं हो सकता ना। अर्थ का रेडियस कितना है? रेडियस ऑफ द अर्थ 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर्स, याद है? मास ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻24 kg, ये होता है, याद है सबको? तो देखो अगर हम कितना भी ऊपर फेंकें ऑब्जेक्ट को, हम कितना भी ऊपर फेंकें, इस डिस्टेंस से तो कम ही ना होगा ये, और कम नहीं, बहुत कम होगा, बहुत ज़्यादा कम होगा। तो यहाँ पे हम अगर इस डिस्टेंस को इग्नोर कर दें तो क्या हम सिर्फ रेडियस ऑफ अर्थ लेंगे? इस डिस्टेंस को तो इग्नोर कर सकते हैं ना, तो बहुत छोटा डिस्टेंस है ये इसके कंपैरिजन में। तो ये ना लेकर के हम सिर्फ अगर रेडियस ऑफ अर्थ ले लें, अरे तुम 1 लाख में 1 लाख रुपए में 1 पैसा ऐड कर दो, 1 लाख 1 पैसा, 1 पैसा कोई वैल्यू है क्या? कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे हम ले लेंगे डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, मान लेंगे RE का स्क्वायर, ठीक है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज GMEm बाई RE स्क्वायर, जहाँ ME इज द मास ऑफ द अर्थ, M इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है? एंड RE इज RE स्क्वायर, ओके? मतलब डिस्टेंस ऑफ द मास फ्रॉम दिस अर्थ। नाउ ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, हम क्या लिख सकते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। किसका मास लेंगे यहाँ पे? ग्रेविटेशनल फोर्स किसके ऊपर लग रहा है? इसके ऊपर लग रहा है, अर्थ लगा रहा है, अर्थ लगा रहा है ना, ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, अर्थ इसके ऊपर लगा रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट का मास और इसका एक्सेलरेशन, मान लो इसका एक्सेलरेशन कुछ है, अर्थ जब अपनी तरफ उसे खींचेगा तो उसमें एक्सेलरेशन इन्वॉल्व हो जाएगा, और एक्सेलरेशन किसके कारण है? ग्रेविटी के कारण। तो ग्रेविटी के कारण हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेंगे इज इक्वल टू GMEm अपॉन RE का होल स्क्वायर। यहाँ से m और m कट जाएगा, मतलब g का वैल्यू देखोगे GME अपॉन RE का स्क्वायर, ये आया हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू। अब इस वैल्यू में g का वैल्यू पुट कर दो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इस वैल्यू को पुट कर दो, मास ऑफ द अर्थ रख लो, मास ऑफ द अर्थ 6 इंटू 10⁻24 kg, ये रख लो, और रेडियस ऑफ द अर्थ रख लो 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर्स, ये रख लो वैल्यू। इन सारे वैल्यूज़ को रखने के बाद जब कैलकुलेट करोगे तो लगभग वैल्यू g इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। मतलब ये हुआ अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका मतलब हुआ, समझ गए? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू अर्थ के सरफेस पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ से आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है स्कूल लेवल एग्जामिनेशन में कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G। तो इसे कहते हैं हम रिलेशन बिटवीन G एंड कैपिटल G, ठीक है? दिस इज द रिलेशन बिटवीन G एंड कैपिटल G। और कैपिटल G का वैल्यू कितना है? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, और स्मॉल g का वैल्यू कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अर्थ के सरफेस पे ये वैल्यू है, ठीक है? ये वैल्यूज अर्थ के सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे ऊपर जाओगे तो ये वैल्यू कुछ और हो जाएगा, कुछ डेप्थ में जाओगे कुछ और वैल्यू हो जाएगा, पोल पे जाओगे कुछ और हो जाएगा, इक्वेटर पे जाओगे कुछ और हो जाएगा। तो अलग अलग प्लेसेस पे स्मॉल g का वैल्यू अलग अलग होता है, लेकिन कैपिटल G का वैल्यू हमेशा फिक्स्ड है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है? और स्मॉल g की वजह से फील्ड या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आता है, बट कैपिटल G की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से g का वैल्यू कम होने के कारण फोर्स कम आता है। ये सब डिफरेंसेस है, लास्ट में करा देंगे, पहले इतना कॉपी कर लो। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस बेसिक टॉपिक से, कुछ क्वेश्चंस लिखाएंगे, बेसिक टॉपिक है ये। फटाफट कॉपी करें। चलो आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन देखो। इन दोनों क्वेश्चंस को करने से पहले ये देखो, ये जो हमने किया अभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का वैल्यू कितना आया? फॉर्मूला कैपिटल G इंटू ME डिवाइडेड बाई RE का स्क्वायर, याद रहेगा? G इज इक्वल टू GME डिवाइडेड बाई RE का स्क्वायर, वेयर M इज द मास ऑफ अर्थ, ये मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ अर्थ। दूसरी बात कि RE इज द रेडियस ऑफ अर्थ,
और तुम्हें पता होना चाहिए ये वैल्यू हम सरफेस ऑफ द अर्थ पे निकाल रहे हैं, सरफेस ऑफ द अर्थ पे निकाल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि रेडियस देखो, डिस्टेंस देखो, सरफेस ऑफ द अर्थ पे आएगा। यहाँ पे इस वैल्यू में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, जिस मास के ऊपर तुम देख रहे हो, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर तुम निकाल रहे हो, उस ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता है। किस मास पे डिपेंड करता है? मास ऑफ द अर्थ पे डिपेंड करता है और रेडियस ऑफ द अर्थ पे डिपेंड करता है। जब तुम सरफेस पे निकाल रहे हो तो मतलब ये हुआ कि ये रहा अर्थ, इसके ऊपर ऑब्जेक्ट, ये मास m का, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को फर्क नहीं पड़ेगा इसका मास कितना है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये इतना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, मतलब इतना एक्सेलरेशन उस लगाएगा ही, ठीक है। दैट मीन्स इससे फर्क पड़ेगा सिर्फ मास ऑफ अर्थ से और रेडियस ऑफ द अर्थ क्या है उससे। अगर ये सरफेस से बहुत क्लोज है तो, बहुत क्लोज है, या सरफेस पे है तो, सरफेस के बहुत क्लोज मतलब कंपेरेबल डिस्टेंस होना चाहिए, बहुत नेग्लिजिबल डिस्टेंस होना चाहिए अर्थ के रेडियस से, ठीक है, बहुत ही छोटा डिस्टेंस के ऊपर है तब ये सरफेस पे, ठीक है, क्लियर है। चलो इन दोनों क्वेश्चंस को करते हैं। मतलब आपको यहाँ पे ये समझना है कि दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, डिपेंड्स ओनली ऑन द मास ऑफ द अर्थ एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ एंड जी, दिस जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उस पर डिपेंड करता है, तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है, जी पे, एम ई पे, आर ई पे। चलो इन दोनों क्वेश्चंस को करेंगे। इस क्वेश्चन को करने से पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ एसआई यूनिट्स टू सीजीएस यूनिट ऑफ जी बाई जी, कैपिटल जी बाई जी का एसआई यूनिट से सीजीएस यूनिट में हमें रेशियो चाहिए। तो सबसे पहले हमें जी का एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट का निकाल लेते हैं। सो एसआई यूनिट ऑफ कैपिटल जी, ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ कैपिटल जी क्या है? कैपिटल जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू SI यूनिट ऑफ कैपिटल जी, दिस इज द SI यूनिट ऑफ कैपिटल जी। सो SI यूनिट ऑफ कैपिटल जी इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, नाउ सीजीएस यूनिट लिखना है हमें। सीजीएस यूनिट के लिए हर एक वैल्यू का सीजीएस यूनिट लिखना पड़ेगा। न्यूटन का सीजीएस यूनिट क्या होता है? एक न्यूटन में होता है 10 टू द पावर 5 डाइन, ठीक है। न्यूटन का सीजीएस यूनिट होता है डाइन, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन। याद रखना, ये सारी बातें आपको याद होना चाहिए। SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन। सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन, ठीक है। तो यहाँ देखो सीजीएस यूनिट ऑफ किसका निकाल रहे हैं? जी का। तो न्यूटन का सीजीएस यूनिट क्या है? डाइन है, ठीक है। मीटर स्क्वायर का सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। केजी का सीजीएस यूनिट देखो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, केजी का हो जाएगा ग्राम, तो ग्राम का पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। अब इन दोनों का रेशियो पहले निकालेंगे। तो रेशियो ऑफ SI यूनिट ऑफ जी डिवाइडेड बाई CGS यूनिट ऑफ जी, इन दोनों का SI यूनिट रेशियो निकालो। SI यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये वैल्यू है डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। तो दिस इज डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। इसका रेशियो देखो क्या होगा। देखो 1 न्यूटन में 10 टू द पावर 5 डाइन होता है, तो यहाँ लिख लेंगे 10 टू द पावर 5 डाइन इनटू, ये मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर स्क्वायर मतलब 2 बार मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर मतलब क्या? 2 बार मीटर इंटू मीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, मतलब ये कितनी बार? 10 टू द पावर 1 2 3 4, 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर भी 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। आगे देखो केजी पर मीटर स्क्वायर। सो 1 केजी में 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 ग्राम होगा, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके पावर में कर देंगे -2। समझ आ रहा है? 1 केजी में 10 टू द पावर 3 ग्राम्स होता है, और यहाँ पे देखो -2 का पावर है, तो -2 का पावर डिवाइडेड बाई डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। देखो ये डाइन से डाइन कट गया, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, ठीक है। अब इसको फर्दर ब्रेक कर लेते हैं। 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर -6 ग्राम का
पर ग्राम स्क्वायर और नीचे पर ग्राम स्क्वायर, ये कट गया तो आया 10⁵ प्लस 4 आ जाएगा 10⁹ और ये है -6, मतलब 10⁻, कितना 6 7 8 9 10⁻3। ठीक है, मतलब SI यूनिट टू CGS यूनिट, कैपिटल G का SI यूनिट टू CGS यूनिट क्या आया 10⁻3। सिमिलरली हम SI यूनिट टू CGS यूनिट G का निकालेंगे। हमसे क्या पूछ रहा है, रेशियो ऑफ SI यूनिट टू CGS यूनिट ऑफ G/G, मतलब इसका भी SI यूनिट टू CGS यूनिट का रेशियो और इसका भी SI यूनिट टू CGS यूनिट का रेशियो और इन दोनों का रेशियो। तो ये वैल्यू तो आ गया हमारे पास 10⁻3। अब G का निकालेंगे सिमिलरली, तो SI यूनिट ऑफ स्मॉल g, SI यूनिट ऑफ स्मॉल g क्या होगा, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होगा ना। इसे हटा देते हैं, इसका काम खत्म हो गया। अब CGS यूनिट ऑफ स्मॉल g, CGS यूनिट ऑफ स्मॉल g क्या होगा, मीटर के प्लेस पे सेंटीमीटर, और सेकंड का तो CGS यूनिट सेकंड ही होता है, तो पर सेकंड स्क्वायर। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, इसे रब करें, ये 10⁻3 यहाँ लिख लेते हैं, याद रहेगा g का वैल्यू। थोड़ा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है इसमें, इसको कर लेते हैं, फिर ये क्वेश्चन तो तुरंत हो जाएगा खटाक से। ये देखो SI यूनिट ऑफ G डिवाइडेड बाय CGS यूनिट ऑफ G, तो SI यूनिट ऑफ G इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय CGS यूनिट ऑफ G इज सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये से ये कट गया, 1 मीटर में 10⁻2 सेंटीमीटर्स होता है और नीचे सेंटीमीटर तो ऑलरेडी है, ये से ये कट गया, मतलब वैल्यू आ गया 10⁻2। ना वैल्यू पूछ रहा था कैपिटल G से स्मॉल g का रेशियो, कैपिटल G बाई स्मॉल g, इसका SI से SI बाई CGS, इसका भी SI बाई CGS। कैपिटल G का वैल्यू आया था 10⁻3 और स्मॉल g का वैल्यू आया था 10⁻2, ये कट जाएगा, ये बच जाएगा 10, तो आंसर आएगा इसका रेशियो है 10, मतलब रेशियो आ गया 10:1, 10:1। देखो आसान था। तो रेशियो क्वेश्चंस के साथ साथ, कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको यूनिट भी याद रखना है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का NTSE, फाइंड द रेशियो ऑफ SI टू CGS यूनिट। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जरा समझ लो क्या है। बोल रहा है कि एक प्लैनेट है Z, देयर इज अ प्लैनेट Z जिसका मास ऑफ प्लैनेट Z इज हाफ ऑफ द मास ऑफ द प्लैनेट अर्थ। ठीक है, मास ऑफ प्लैनेट Z इज हाफ ऑफ द मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट Z इज ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। What is the acceleration due to gravity on this planet Z? मतलब इस क्वेश्चन से ये समझ आ रहा है कि अलग अलग प्लैनेट के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का अलग अलग होगा। सिर्फ अर्थ में ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, लेकिन जैसे तुम दूसरे प्लैनेट में जाओगे वहाँ तो ग्रेविटी वीक हो जाएगा ना। ग्रेविटी क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगा। जैसे तुम चांद पे चले गए तो चांद पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थोड़ी ना होगा, अब चांद पे कुछ और ग्रेविटी होगा। ठीक है, ग्रेविटी मतलब वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मार्स पे कुछ और होगा, किसी और प्लैनेट पे कुछ और होगा। उसी तरह यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि जेड प्लैनेट के लिए उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा। तो पहले इसको प्रोसेस देख लो क्या क्या है, किस तरह से करेंगे। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट जेड हमें निकालना है। याद करो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या था, इसका फॉर्मूला था कैपिटल G इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। यही था। अगर हम उस फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को, इसका फॉर्मूला उसके टर्म्स में लिखना चाहे तो वहाँ पे क्योंकि वहाँ अर्थ था तो हम मास ऑफ अर्थ ले रहे थे और रेडियस ऑफ अर्थ ले रहे थे। अब यहाँ पे कोई दूसरा प्लैनेट है तो इस दूसरे प्लैनेट के लिए हमें लेना होगा कांस्टेंट G तो कांस्टेंट होता है सारे प्लैनेट्स के लिए, सब जगह पूरे यूनिवर्स में G कांस्टेंट। मास ऑफ प्लैनेट Z, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द प्लैनेट Z। कोई दिक्कत नहीं। इस प्लैनेट पे जितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डिपेंड करेगा इस प्लैनेट के मास पे और इसका रेडियस पे। जिस तरह अर्थ का मास और अर्थ के रेडियस पे डिपेंड कर रहा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ पे, उसी तरह यहाँ पे इसके मास और इसका रेडियस। नाउ G mz का वैल्यू कंपेयर करेंगे मास अर्थ से, तो mz का वैल्यू है me डिवाइडेड बाई 2, हाँ या ना, ठीक, होल डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ प्लैनेट Z इज ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ प्लैनेट अर्थ। क्लियर। अब इस 2 को नीचे ले आओ, ये आ जाएगा G me डिवाइडेड बाई 2 नीचे आएगा, मल्टीप्लाई होगा 2 2 ज़ार 4 इंटू RE। और ध्यान से देखो G me बाई RE क्या होता है, स्मॉल g होता है। सो G me बाई ये करेंगे 1/4 इंटू G me बाई RE क्या है, स्मॉल g है। दैट मीन्स इस प्लैनेट पे
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी 1/4 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ प्लैनेट अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, ये इसका रिलेशन आया। ठीक है, अब तुमसे कोई वैल्यू पूछे तो यहाँ पे 9.8 रख दो, वैल्यू निकाल लो कैलकुलेट करके, कितना आएगा आ जाएगा। अगर ऑप्शन में जी के टर्म्स में आंसर है तो 1/4 ऑफ जी, मतलब g/4 वैल्यू होगा इसके ऊपर, मतलब यहाँ पे इस प्लैनेट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम है अर्थ के कंपैरिजन में, कितना गुना कम है, 1/4 टाइम्स इसमें कम होगा। बात समझ आई। इसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट अगर होता, खैर वो मास एंड वेट में सिखाएंगे, चलो इसको इतना ही रहने देते हैं, इसको मास एंड वेट में सिखाएंगे जो अभी कर रहे थे। तो ये 2 क्वेश्चंस हुआ, और भी क्वेश्चंस हम कर सकते हैं, इसमें बहुत सारा क्वेश्चंस बनेगा, बट फिलहाल एक क्वेश्चन करते हैं और इस क्वेश्चन को करके दिखाएंगे तुम लोगों को। इससे फॉर्मूले से, डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और इसे हम इस तरह के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो इतना कॉपी करो। वेरिएशन इन जी, वेरिएशन इन जी का टॉपिक ख़त्म करने के बाद कुछ और क्वेश्चंस करेंगे इस टॉपिक से। ठीक है, देखो वेरिएशन इन जी, सबसे पहले जी किस तरह वैरी करेगा। अर्थ के सरफेस पे, ये अर्थ के सरफेस पे अगर तुम हो तो तुम्हारे ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज इक्वल टू g/m/e का स्क्वायर, ये लगेगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतना होगा। बट मान लो तुम अर्थ के सरफेस से किसी हाइट पे ऊपर हो, एट अ डिस्टेंस, एट अ हाइट ऑफ h, एट अ हाइट h, तब कितना लगेगा तुम्हारे ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। या फिर अर्थ के सरफेस से तुम एट अ हाइट नीचे हो, तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लगेगा, चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड करता है अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है उससे। सरफेस पे क्या था, सरफेस पे रेडियस के बराबर डिस्टेंस आ रहा था, तो वहाँ पे हम g/m/r² का फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे। बट जैसे हाइट ऊपर जाओगे या हाइट नीचे जाओगे, तब अब यहाँ पे g का वैल्यू चेंज करेगा। g का वैल्यू वैरी होता रहता है प्लेस टू प्लेस, अर्थ के अलग अलग प्लेसेस पे g का वैल्यू अलग अलग होगा। ठीक है, अब इन दोनों को हमें करना है। तब सबसे पहले तो हम देखेंगे, जब हम किसी सरफेस पे तो हो गया, सरफेस पे कितना लगेगा g/m/r², ये तो पता है सबको। और एक और बात समझ लो, ये जो सरफेस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आया, ये मैक्सिमम होता है सरफेस पे, ये मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम वैल्यू आता है सरफेस पे। अब जैसे जैसे हम सरफेस से ऊपर जाएंगे जी का वैल्यू चेंज हो जाएगा, जैसे जैसे सरफेस से नीचे आएंगे, बॉटम सरफेस से नीचे आएंगे, डेप्थ पर आएंगे, तब जी का वैल्यू चेंज होता रहता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे शेप ऑफ अर्थ पे किस तरह डिपेंड करता है। पहले हाइट और डेप्थ कर लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स लगा लेते हैं, फिर आएंगे शेप पे। तो सबसे पहले हेडिंग दो, हेडिंग लगाओ, when object is at a height h from the surface of the earth, from the surface of the earth। ठीक है, कितनी हाइट पे है, सरफेस से h हाइट के डिस्टेंस पे है, तो ये अर्थ बना लेते हैं, दिस इज़ अर्थ। ठीक है, अर्थ कंप्लीट करोगे तो सर्कल में अर्थ का रेडियस मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक अर्थ का रेडियस RE। और ऑब्जेक्ट हमसे कह रहा है, ऑब्जेक्ट कहीं अर्थ से किसी डिस्टेंस पे है, ऊपर में, मान लो इतना हाइट के ऊपर में, एट अ हाइट h, तब ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा। और इस ऑब्जेक्ट का मास हम कंसीडर कर लेते हैं, मास है m। आइए देखते हैं। सो वी ऑल नो दैट g इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू हमें पता है कितना है, g/m/e डिवाइडेड बाई ये जो डिस्टेंस है RE, ये सरफेस, अगर सेंटर से ऑब्जेक्ट बहुत क्लोज हो, सरफेस पे हो, तब हम RE लेते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट बहुत ऊपर हो तो हम इस ऑब्जेक्ट के सेंटर से इस अर्थ का सेंटर का डिस्टेंस लेंगे, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट डिस्टेंस लेना पड़ेगा। मान लो ये कंप्लीट डिस्टेंस है r², कंप्लीट डिस्टेंस है r² निकालने के लिए क्या करेंगे, r² है RE प्लस h के बराबर। यहाँ पे r का वैल्यू रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस h के बराबर है। ध्यान से देखो, इस ऑब्जेक्ट के सेंटर से इस ऑब्जेक्ट के सेंटर तक पूरा का पूरा डिस्टेंस हमने लिया r। ठीक है, और ये है मास ऑफ द अर्थ। हमें पता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे तो ग्रेविटी डिपेंड नहीं करता, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड नहीं करता, तो मास ऑफ द अर्थ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे r²। अब यहाँ देखो r के प्लेस पे ये वैल्यू हम चेंज कर देंगे, ये लिख लेंगे g/m/e डिवाइडेड बाई r के प्लेस पे RE रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस h का होल स्क्वायर। ठीक है,
रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस एच का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला तुम याद कर सकते हो कैलकुलेशन ईजी बनाने के लिए। जब हाइट h ऊपर जाएंगे, देखो ये डिनोमिनेटर बढ़ेगा, रेडियस ऑफ अर्थ में कुछ हाइट हम ऐड कर रहे हैं तो ये डिनोमिनेटर बढ़ेगा। डिनोमिनेटर बढ़ा तो पूरा का पूरा वैल्यू घटेगा, मतलब h डिस्टेंस ऊपर जाएंगे अर्थ के सरफेस से, h डिस्टेंस ऊपर जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज करेगा, इट विल डिक्रीज। समझ आ रहा है? ये सबसे सिंपल फॉर्मूला है इसको लगाने का, GME डिवाइडेड बाई RE प्लस एच का होल स्क्वायर, जहाँ h बताता है कि कितना हाइट ऊपर हम जा रहे हैं और टोटल हाइट देखोगे अर्थ के सेंटर से इस ऑब्जेक्ट के सेंटर तक टोटल डिस्टेंस देखोगे तो आ जाएगा RE प्लस एच, उसी को हम कह रहे थे R। क्लियर है? अब इसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन भी है इस फॉर्मूले का। अगर हम देखें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला G होता है GME बाई RE का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम GME का वैल्यू निकाल सकते हैं, ध्यान से देखो GME का वैल्यू कितना हो जाएगा, GME का वैल्यू G इंटू RE का स्क्वायर, RE का स्क्वायर। इस फॉर्मूले को, इस वैल्यू को इसमें पुट करो, इस पूरे वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो फाइनली इक्वेशन मिलेगा G इज इक्वल टू, अब ये G कहाँ पे है, एट अ हाइट h, तो इसे लिख लेंगे G डैश। ओके, जनरली G होता है सरफेस पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दी सरफेस, बट हम सरफेस से हट करके किसी और पोजीशन पे जब निकालेंगे तो उसे हम G डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। हम निकाल रहे हैं h डिस्टेंस ऊपर तो G डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। सो G डैश का वैल्यू आएगा कितना है, GME के प्लेस पे हम ये वैल्यू रखें GRE स्क्वायर डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइडेड बाई RE प्लस एच, डिवाइडेड बाई RE प्लस h का होल स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले को भी याद रखना है आपको। ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आया। GME के प्लेस पे हम GRE का स्क्वायर वहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं, GRE का स्क्वायर, सॉरी GME के प्लेस पे, यस GME के प्लेस पे GRE स्क्वायर वहाँ पुट कर रहे हैं तो आया GRE स्क्वायर डिवाइड बाई RE प्लस एच का होल स्क्वायर। अब इसे देखो, इस फॉर्मूले को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, G डैश इज इक्वल टू, अब इस एक फॉर्मूले पे आएंगे जो फॉर्मूला आपके TMH बुक में गिवन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, मतलब ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब यहाँ देखो, ये RE स्क्वायर हम नीचे रख सकते हैं, मतलब ये कहीं नीचे होगा तभी तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो यहाँ से हम G लिखेंगे डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा RE प्लस एच का होल स्क्वायर, और ये RE नीचे आएगा तो ये बन जाएगा RE का होल स्क्वायर। अगर हम देखें तो यही वैल्यू ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होता है ना, दिस डिवाइडेड बाय समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग, तो यही वैल्यू तो ऊपर मल्टीप्लाई होता है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। सो मतलब ये हो गया कि G डैश इज इक्वल टू G डिवाइडेड बाई RE प्लस एच डिवाइडेड बाई RE का होल स्क्वायर कंप्लीट, दैट इज इक्वल टू G डैश इज इक्वल टू G डिवाइडेड बाई RE बाई RE बाई RE हो जाएगा 1 प्लस एच डिवाइडेड बाई RE का होल स्क्वायर, और ये हो गया H के टर्म्स में आंसर, H के टर्म्स में आंसर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ के टर्म्स में आंसर, और रेडियस ऑफ अर्थ के टर्म्स में आंसर। किसी भी क्वेश्चन में आपको गिवन हो कि अर्थ के कंपैरिजन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, हाइट इतना गिवन है, तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ करके तुम निकाल सकते हो। ये सारे फॉर्मूला को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ करके निकाल सकते हो। तो इसमें देखो कौन कौन सा फॉर्मूला तुम्हें याद करना है। एक तो ये फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है, ये फॉर्मूला से करने के बाद ये फॉर्मूला याद कर लेना, इस फॉर्मूले को याद कर लेना, और इस फॉर्मूले को याद कर लेना। जिस तरह का क्वेश्चन का डिमांड उस तरह का फॉर्मूला वहाँ लगा देना। सबसे आसान है यहाँ पे लगाना, सबसे आसान है इस पॉइंट पे लगाना है, क्योंकि इस पॉइंट से तुम यहाँ पे भी आ सकते हो और इस पॉइंट से तुम यहाँ पे भी आ सकते हो। GRE के स्क्वायर पे ये सब्स्टिट्यूट कर देना तो यहाँ पहुँच जाना। ठीक है, तो बीच वाला फॉर्मूला सादा आसान होता है, इसको लगाना। अब देखो, अब ये फॉर्मूला तो आ गया हमारा। अब यहाँ पे देखो क्या है, अगर H, एक कंडीशन स्पेशल केस बता रहे हैं, ये क्वेश्चन में गिवन है TMH में, अगर H बहुत कम हो रेडियस ऑफ द अर्थ से, वेरी वेरी लेस, स्पेशल केस है ये, इफ़ H इज़ वेरी वेरी लेस देन रेडियस ऑफ द अर्थ, तब ये फॉर्मूला बन जाता है G डैश इज इक्वल टू, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, G डैश इज इक्वल टू G इंटू 1 प्लस H बाई RE का पावर -2। देखो ये डिनोमिनेटर से ऊपर आया तो -2 लग गया। अब यहाँ से देखो, अगर H का वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटा है रेडियस ऑफ द अर्थ से, तब हम लिखेंगे G डैश इज इक्वल टू, और ये हमेशा के लिए वैलिड नहीं है ये पार्ट, ठीक है, यहाँ से
स्पेशल कंडीशन है ये, जब h बहुत छोटा हो रेडियस ऑफ, मान लो रेडियस ऑफ द अर्थ है लगभग 6 लाख किलोमीटर, ठीक है, तो अगर हाइट है 100 मीटर, तब इस केस में ये फॉर्मूला वैलिड है, बहुत छोटा हाइट के लिए। g डैश हो जाएगा g 1 - 2 h/r/e। ये वैल्यू कहाँ से आया, ज़रा इसे समझ लो। देखो ये बाइनोमियल थ्योरम है, जब तुम हायर क्लासेस में जाओगे तो बाइनोमियल थ्योरम एक टॉपिक है, तुम पढ़ोगे। अभी के लिए तुम बस ये एक्सप्रेशन याद कर लेना, अगर ये सिचुएशन कंडीशन क्वेश्चन में आए कि अगर ये कंडीशन है तो हाइट से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट के साथ किस तरह रिलेटेड है, तो ये डायरेक्टली आंसर टिक करना है आपको, ठीक है। कैसे आया ये समझ लो। अगर हम लिखें 1 + x टू द पावर -n, ठीक है, और यहाँ पे ये गिवन है कि x इज़ वेरी लेस देन, x इज़ मच लेस देन 1। अगर x 1 से बहुत छोटा है तब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन बदल जाता है 1 - nx में। ये -n यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है, जिस तरह यहाँ -2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है। समझ आ रहा है? आप देखो ना, रेडियस ऑफ द अर्थ बहुत बड़ा रेडियस और छोटा सा वैल्यू है ये बहुत ही छोटा वैल्यू। मतलब अगर ये 1 लाख है तो ये 100 है, मतलब 1 लाख में ये 1 लाख और ये 100, तो 0 0 कटेगा, 2 0 यहाँ से, 2 0 यहाँ से, तो ये बच जाएगा 1000, मतलब 1/1000। ये 1/1000 है 0.001, तो ये 1 से तो बहुत छोटा हुआ ना ये वैल्यू 1 से बहुत छोटा हो गया। अब ये बहुत छोटा हो गया मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, x इज़ वेरी लेस देन 1, तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। डायरेक्टली एक्सप्रेशन याद रखना, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, ज़्यादा टेंशन मत लो, जब प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। देखो क्या था, हाइट h हाइट ऊपर हम जा रहे थे, ठीक है, इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि थोड़ा एडवांस लेवल का यहाँ पे आपका पोर्शन गिवन है, तो इस सारी चीज़ों को मैं डिटेल से कराऊंगा, एक भी टॉपिक में छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सरफेस ऑफ द अर्थ से ऊपर गए, h डिस्टेंस ऊपर, h हाइट ऊपर, तो हमने देखा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, जॉइनिंग द 2 ऑब्जेक्ट्स, तो डिस्टेंस तो चेंज हो रहा है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे g'(g)m(e)/r²। अब ये r किसके बराबर है, re + h के बराबर है, ये re और ये h इसके बराबर है, तो इसके प्लेस पे हम ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऊपर जाते जाते घटेगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस से ऊपर तुम जैसे आगे बढ़ोगे तुम्हारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घट जाएगा, ठीक है, डिक्रीज होगा। सबसे ज़्यादा होता है मैक्सिमम सरफेस पे ऊपर जाएंगे घटेगा। तो इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं, इस वैल्यू को हम फर्दर लिखेंगे GME को सब्स्टिट्यूट करके। फ्रॉम दिस इक्वेशन g = GME/r², GME का वैल्यू आ जाएगा GME/r², कैपिटल G इंटू मास ऑफ द अर्थ, दैट इज इक्वल टू G इंटू RE का होल स्क्वायर। इस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, GME का वैल्यू GRE², यहाँ पे रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ से आएगा GRE², यहाँ पे आएगा RE + h का होल स्क्वायर। सो G' = G डिवाइडेड बाय RE + h। इस वैल्यू को नीचे लेकर आएंगे, यहाँ पे इन दोनों को होल स्क्वायर करेंगे, यहाँ से ये कट जाएगा, प्लस h/RE आ जाएगा, मतलब ये फाइनल वैल्यू आया। एक स्पेशल कंडीशन है कि अगर हाइट बहुत कम होगा रेडियस से, मतलब अगर रेडियस ऑफ द अर्थ इज़ मच ग्रेटर देन द हाइट, तब हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन को यूज़ करके इस बाइनोमियल स्पेशल कंडीशन में इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन को यूज़ करके हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। मतलब G' मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दिस पॉइंट, इसे कहते हैं G'। इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा G 1 - 2h/RE, और ऐसा कब होगा, जब ये हाइट बहुत छोटा होगा तब। बात समझ आई? कॉपी कर लो, क्वेश्चन कराते हैं, टेंशन मत लो, क्वेश्चन करेंगे, आसान लगेगा। अभी आई नो कि थोड़ा टफ लगता होगा, बट घबराना नहीं है ये सब चीज़ में, हम यहाँ पे सारा क्वेश्चन करा देंगे। इसको कॉपी करो पहले, फिर दिखाते हैं तुम लोगों को क्वेश्चन किस तरह से कराया जाता है ये सब टॉपिक्स में। पॉज करके रब करेंगे। चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। क्वेश्चन समझ लो क्या है। देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखाया गया हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले से ही बनाएंगे, लेकिन पहले हम जनरल प्रोसेस जो कंप्लीट जो प्रोसीजर है उससे बनाएंगे, पहले स्टेप बाय स्टेप। ये अर्थ है, अर्थ से RS डिस्टेंस दूर, ये RS डिस्टेंस दूर जाकर एक स्पेसशिप अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। ये स्पेसशिप का ऑर्बिट है, ये अपने ऑर्बिट में इस तरह से घूम रहा है गोल गोल अर्थ के चारों तरफ। RE रेडियस ऑफ द अर्थ है और RS
ये रेडियस ऑफ द ऑर्बिट है जिस ऑर्बिट में ये स्पेसशिप घूम रहा है। गिवन है कि आर एस का वैल्यू, रेडियस ऑफ द स्पेसशिप का वैल्यू ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ है। तुमसे पूछ रहा है कि इस स्पेसशिप में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा। इस स्पेसशिप पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू निकालो, ये तुमसे पूछा है। तो इसको दो तरीके से करने वाले हैं हम। एक तरीका तो जनरल होगा जो आप सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले लोग यूज़ करके बनाओगे, और दूसरा होगा डायरेक्टली आंसर आ जाएगा इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला यूज़ करके। तो पहले देखो इसको डायरेक्टली स्टेप बाय स्टेप किस तरह से बनाएंगे। तो हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ होता है G(m)(e)/r(e) का स्क्वायर, ये हमें पता है। इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब हमें चाहिए इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब GS चाहिए हमें। तो GS का वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दिस स्पेसशिप कितना होगा। अब ये देखो, ये स्पेसशिप कुछ डिस्टेंस ऊपर है, मतलब अर्थ के लिए एक मास m जैसा होगा। ये अर्थ के लिए ये एक ऑब्जेक्ट मास m जैसा होगा। मान लेते हैं इसका मास m, फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी मास मान लो। यहाँ पे एक ये अर्थ के लिए एक ऑब्जेक्ट बन गया। तो अर्थ का ग्रेविटी या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसके लिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पे कितना लग रहा है वो निकालना है। यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं, या इस पोजीशन पे, इस हाइट ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसके ऊपर कितना लग रहा है या फिर कितना वो एक्सपीरियंस कर पा रहा है, ये निकालना है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ दिस स्पेसशिप निकालना है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो GS इज इक्वल टू G क्या हो जाएगा, मास ऑफ अर्थ या मास ऑफ स्पेसशिप, बताओ। मास ऑफ अर्थ या मास ऑफ स्पेसशिप, मास ऑफ अर्थ होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तुम कहीं पे भी निकालो वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द अर्थ। सिर्फ मास ऑफ द अर्थ पे डिपेंड करेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डिवाइडेड बाई, अब ये पूरा डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस RE और ये हाइट h तक है, मतलब ये पूरा मिलाकर RS है कि नहीं, RS के बराबर। ये करेंगे, इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे। ठीक, अब ध्यान दो, RS का वैल्यू यहाँ 2 आ रही है, RS के प्लेस पे हम 2 RE लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं G(m)(e) डिवाइडेड बाय RS का वैल्यू क्या गिवन है, ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, सो ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ का होल स्क्वायर, सो G(m)(e) डिवाइडेड बाय 2 का पावर 4 इंटू RE का होल स्क्वायर। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखेंगे, इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2, इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ऊपर का रब कर रहे हैं। अब देखो 1 और 2 को डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग 1 एंड 2, डिवाइडिंग 1 एंड 2। अब इसको और इसको डिवाइड करेंगे, G डिवाइडेड बाई GS इज इक्वल टू, ये है G(m)(e) डिवाइडेड बाई RE का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये G(m)(e) डिवाइडेड बाई 4RE का स्क्वायर, 4RE का स्क्वायर। देखो RE स्क्वायर कट जाएगा, G कट जाएगा, ME कट जाएगा, मतलब ये 4 मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई डिवीजन है ना, तो ऊपर चला जाएगा, मतलब G/GS का वैल्यू कितना आया, 4 आया। हमें क्या निकालना था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे स्पेसशिप जहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, इसे कितना फील होता होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से उल्टा कर दो, GS/G इज इक्वल टू 1/4, मतलब यहाँ से GS होगा G डिवाइडेड बाई 4, मतलब 9.8 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज़ जो भी वैल्यू आ जाए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये आंसर होगा आपका। ठीक है, ये था लेंदी प्रोसेस, अगर सिर्फ आपको ये फॉर्मूला पता है तब। बट आपको इतना सारा फॉर्मूला पता है तब आप क्या करोगे, आप डायरेक्टली कोई एक फॉर्मूला लगाकर निकाल सकते हो कितना होगा G' का वैल्यू। अब देखो G' का वैल्यू हमें किससे कंपेयर करना है, ये है G', जिस पोजीशन पे हमें निकालना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हमें अर्थ के कंपैरिजन में निकालना है। तो अगर हम, और ये देखो डिस्टेंस जो है क्वाइट लार्ज डिस्टेंस है, तो हम ये वाला कंडीशन तो यूज़ कर नहीं सकते, यहाँ हाइट तो बहुत ऊपर है, यूज़ नहीं कर सकते। तो हम डायरेक्टली अगर ये फॉर्मूला लगाएं तो क्या हम निकाल सकते हैं, यस निकाल सकते हैं। देखो किस तरह निकालेंगे, सेम फॉर्मूला, सेम आंसर आएगा। किस तरह निकालेंगे, देखो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, GS इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पे न्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू G डिवाइडेड बाई 1 प्लस H बाई RE का होल स्क्वायर। डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब GS निकालना था हमें, क्या हो जाएगा, G डिवाइडेड बाई 1 प्लस, ये देखो H, ये है H, ठीक है, ये है H कितना हो जाएगा, RS माइनस RE।
आर एस माइनस आर ई। अब यहाँ आर एस का वैल्यू ये पुट करना है। देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अब हौच-पौच हो जाएगा, तो इस फॉर्मूले को रहने दो। आर एस माइनस आर ई निकालो, ये निकालो, वो निकालो। अब ये देखो ये पूरा का पूरा डिस्टेंस गिवन है हमें, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा डिस्टेंस गिवन है, तो फॉर्मूले में पूरा डिस्टेंस कहाँ पर है, आर ई प्लस एच। ये फॉर्मूला दिख रहा है आपको, बोले थे ना इस फॉर्मूले को याद रखना ये। तो इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज़ करते हैं, जी एस इज इक्वल टू जी आर ई स्क्वायर। कहाँ से आया, जी एम ई के प्लेस पे हम इससे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा जी आर ई स्क्वायर। आर ई प्लस एच, आर ई प्लस एच का वैल्यू कितना है, आर एस है ना, आर ई प्लस एच पूरा वैल्यू, आर ई प्लस एच कितना है ये, आर एस है, इसका स्क्वायर कर दो तो ये आ जाएगा जी आर ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर एस का वैल्यू देखो ट्वाइस ऑफ आर ई का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया जी आर ई का स्क्वायर बाई 4 आर ई का स्क्वायर। आर ई का स्क्वायर कट गया, आंसर फटाक से आ गया जी बाई 4। यही था वहाँ पे जी बाई 4। देखो जी का वैल्यू 9.8 रख देना, बस एक फॉर्मूले से याद आ गया, एक फॉर्मूले से निकल आया। तो तुम या तो ये फॉर्मूला याद रखो या फिर ये फॉर्मूला याद रखो। इसी फॉर्मूले में हम जी एम ई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ से, जी इज इक्वल टू जी एम ई बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूले से जी एम ई का वैल्यू जी आर ई स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये फॉर्मूला आ जाएगा। या तो ये फॉर्मूला याद रखो या ये फॉर्मूला याद रखो, इजीली कर सकते हो, ठीक है। और अगर तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना है डायरेक्टली तो ये भी याद कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा तरीका है, अलग अलग तरीका है निकालने का। तो ये तो एक क्वेश्चन हो गया। और क्वेश्चन देखो क्या क्या है, सारा क्वेश्चन कराएंगे आज, चाहे 1 घंटा टाइम लगे या 4 घंटा टाइम लगे, जो भी क्वेश्चंस हम लेकर आए सारे क्वेश्चंस को कराएंगे। इसीलिए प्रॉपरली बैठ जाओ और नोट्स बनाओ। और अगर थक जाते हो बीच में, कोशिश करना है कि पूरा वीडियो एक ही लेक्चर में एक ही बार में देख लो। अगर नहीं देख पाते हो तो ब्रेक करके देखना। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाइट एच का ही क्वेश्चन लेंगे। 4th क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना एक बार, देखना कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे तुम लगा सकते हो डायरेक्टली। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पॉज करके ट्राई करेंगे। अर्थ, ठीक है, दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। और रेडियस ऑफ द अर्थ से h डिस्टेंस ऊपर जाकर एक ऑब्जेक्ट है और ये हाइट अर्थ के रेडियस के बराबर है, ठीक है। हाइट, ये हाइट अर्थ के रेडियस के बराबर है। You have to find the acceleration due to gravity at height h. Find acceleration due to gravity at height h. उस हाइट पे acceleration due to gravity आप निकालो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, प्लीज़ इस क्वेश्चन को पॉज करके ट्राई करेंगे। चलो हो गया। जिनका क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 5 को पॉज करेंगे और ट्राई करेंगे, और जिनसे नहीं बना वो यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h। इस हाइट पे हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू चाहिए। सो वी ऑल नो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h, जी डैश ले लेते हैं इस हाइट पे, इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, जी एम ई मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाई आर ई प्लस h का होल स्क्वायर। बेसिक फॉर्मूला यहाँ से याद करने बोले थे आपको। अब देखो हमें क्या क्या गिवन है, हमें ये हाइट गिवन है, कितना हाइट ऊपर है, तो इस हाइट के प्लेस में हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं। सो जी डैश इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई प्लस हाइट कितना है, रेडियस ऑफ दी अर्थ के बराबर का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ आर ई का होल स्क्वायर। यहाँ से आ गया जी एम ई डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स ऑफ आर ई का स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो ये जी एम ई को कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम, इस फॉर्मूले को, इस वैल्यू को हम जी के फॉर्म में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ के फॉर्म में हम लिखना चाहते हैं। तो वी नो दी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। रेडियस ऑफ द अर्थ किस बराबर होता है ये, इस फॉर्मूले को तो हम सब जान रहे हैं। अब इस जी एम ई के प्लेस पे यहाँ पे इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ से जी एम ई का वैल्यू निकाल लेंगे, ग्रेविटेशनल
कांस्टेंट इंटू मास ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू, ये आ जाएगा g इंटू रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर। मतलब इसके प्लेस पे हम अगर ये वैल्यू लिख दें जी आर ई स्क्वायर, तो ये बन जाएगा देखो इज इक्वल टू जी एम ई के प्लेस पे ये वैल्यू जी रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर। यहाँ से ये कट गया, आ गया जी डिवाइडेड बाई 4। तो ये वैल्यू इस पॉइंट पे होगा। ठीक है, ऑप्शन टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक थोड़ा सा लेवल बढ़ाए हैं। अब इस क्वेश्चन को बना लेना बन जाना चाहिए ये क्वेश्चन आपसे, ये क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए। रब कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, फटाफट सॉल्व करेंगे। इसके बाद डेप्थ में भी हमें क्वेश्चंस करना है, एट अ हाइट h बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ जाकर के भी सॉल्व करना है हमें। अब धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता होगा। डेरिवेशन देख करके बहुत लोग डर गए होंगे यहाँ पे। डेरिवेशन में आपको नहीं जाना है, डेरिवेशन आपको करना नहीं है, डेरिवेशन आपके एग्जामिनेशन में कहीं नहीं आएगा। आपको सिर्फ फॉर्मूला याद कराने के लिए मैंने वो डेरिवेशन किया, ताकि आपको पता चले कि प्रोसेस क्या है करने का, किस तरह निकाला जा रहा है, ताकि उस तरह का जब क्वेश्चन आए तो आप इजीली कर पाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 को किस तरह से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमें निकालना है x का वैल्यू। क्या है क्वेश्चन, देखो ये है रेडियस ऑफ द अर्थ आर ई, ये अर्थ है, ये रेडियस ऑफ द अर्थ है। h हाइट डिस्टेंस, h हाइट ऊपर जाकर जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाला गया तो ये 1/4 ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आ रहा है। मतलब g डैश का वैल्यू 1/4 g आ रहा है इस पोजीशन पे, और जहाँ पे h का वैल्यू है x इंटू आर ई, हमें बोला जा रहा है x का वैल्यू क्या होगा ये निकालो। तो बहुत ही सिंपल है, g डैश इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन, कुछ हाइट ऊपर है तो फॉर्मूला बन जाएगा आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। अब हम सबको पता है जी एम ई के प्लेस पे अब क्या सब्सिट्यूट करना, अब ये बार बार करने की ज़रूरत तो है नहीं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। तो यहाँ से जी आर ई का स्क्वायर इज़ इक्वल टू जी एम ई, मतलब ये वैल्यू इसके बराबर आया। इस वैल्यू को देखो यहाँ पे, इस वैल्यू को यहाँ रख दो, g इज़ इक्वल टू इसके प्लेस पे ये वैल्यू रख देंगे जी आर ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर ई प्लस हाइट कितना है, हाइट है x इंटू आर ई, एक्स इंटू आर ई का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो g डैश का वैल्यू भी हमें पता है 1/4 g, तो यहाँ g/4 लिख सकते हैं इसे, इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा g आर ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एक्स इंटू आर ई का होल स्क्वायर। यहाँ से जी कट गया, क्या बचा 1/4 इंटू आर ई डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एक्स आर ई का होल स्क्वायर, हाँ या ना, होल स्क्वायर होगा। अब इस स्क्वायर को इधर लेकर आओ, स्क्वायर रूट हो जाएगा 1/2 बन जाएगा, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 इज इक्वल टू ये बन गया आर ई डिवाइडेड बाई आर ई नीचे से कॉमन 1 प्लस एक्स होगा। आर ई ऊपर, नीचे इन दोनों में से आर ई कॉमन निकाल लेंगे 1 प्लस एक्स, आर ई कट गया, मतलब 1/x इधर और उधर 2 मल्टीप्लाई हो जाए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 2 - 1, दैट इज़ x का वैल्यू आ गया 1। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला सीखना था बस। इस फॉर्मूले को सीख करके आप अलग अलग तरीके से वैल्यू लगाओ, सॉरी फॉर्मूला लगाओ और वैल्यू पुट करो, सारा का सारा क्वेश्चन इस तरह से आसान होता जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। अब देखते हैं अर्थ के सरफेस से जब हम नीचे जाते हैं किसी डिस्टेंस, किसी हाइट पे, तब हम किस तरह से वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपको बात क्या याद रखना है, जैसे हम अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू निकालेंगे तो उस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। अर्थ के सरफेस से जितना ऊपर जाओगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू घटता जाएगा, ठीक है, और डिक्रीज़ होता जाएगा। और सरफेस से नीचे आएंगे तो क्या होगा ये अब देखेंगे। चलो कॉपी कर लो, पहले इसको पॉज करो, कॉपी करो। सो वेरिएशन ऑफ g एट अ हाइट h बिलो द अर्थ सरफेस। अब यहाँ देखो, जब हम अर्थ सरफेस से बिलो जाएंगे किसी हाइट पे, h पे या फिर किसी हाइट पे, तो कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंज आएगा वो समझ लो। डरो मत, यहाँ आप डेरिवेशन नहीं कराने वाले, यहाँ डायरेक्टली फॉर्मूला लिखेंगे और उस फॉर्मूले के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस कराएंगे। पहले समझ लो सिचुएशन क्या है। ये अर्थ है, अर्थ से हम कुछ सरफेस नीचे जा रहे हैं, ये अर्थ का सरफेस है, अर्थ के सरफेस से h हाइट नीचे जा रहे हैं हम, ठीक है, और इस सेंटर ऑफ द अर्थ से इस पार्ट का, जिस हाइट पे हम हैं, जिस डेप्थ पे हम हैं, ये
इसका रेडियस यहाँ से सेंटर ऑफ द अर्थ से डिस्टेंस यहाँ पे r है, ये है, और ये रेडियस ऑफ द अर्थ है, एक्चुअल सरफेस तक रेडियस ऑफ द अर्थ है। बात समझ आई? हम इस सरफेस पे, ये है सरफेस ऑफ द अर्थ, ये है सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस पे h डेप्थ नीचे हम आकर के इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू निकाल रहे हैं। और ये पॉइंट, जिस पॉइंट पे हम हैं, अगर इस पॉइंट पे देखा जाए तो सेंटर से ये पॉइंट का डिस्टेंस r है, ये पॉइंट का डिस्टेंस r है सेंटर से, और रेडियस ऑफ द अर्थ भी हमें पता है re। तो इस केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे, g डैश इज इक्वल टू g इंटू मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ का क्यूब इंटू r। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला, डिराइव करने नहीं जा रहे हैं यहाँ पे, डरो मत। डिराइव करने जाएंगे तो तुम्हारा सब कुछ बोर होने लगोगे, फिर तुमसे डेरिवेशन कहीं भी नहीं पूछेगा, इसीलिए घबराओ मत। ना तो तुमसे 9th में पूछेगा, ना 10th में पूछेगा, ना ही कंपटीशन में पूछेगा। तुमसे डेरिवेशन पूछ सकता है तो 11th क्लास में पूछेगा, जो कि अभी तुम्हारे लिए वो सही नहीं होगा। ठीक है, तो 11th क्लास में जब जाना तो डेरिवेशन वहाँ सीख लेना, या फिर हम ही सिखा देंगे। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पॉइंट पे निकालने का तरीका है g इंटू मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ का होल क्यूब इंटू r। r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। क्लियर है? अब r को हम किस तरह निकाल सकते हैं h के टर्म्स में। यहाँ से देखो r का वैल्यू, ये r का वैल्यू re माइनस h है कि नहीं, इस पूरे re से h को माइनस कर देंगे, re माइनस h है कि नहीं, है ना। तो यहाँ पुट कर देंगे g डैश इज इक्वल टू जी me डिवाइडेड बाई re का क्यूब इंटू re माइनस h, re माइनस h। अब यहाँ और आगे सुनो, इस GME को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ होता है GME बाई RE होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम निकालेंगे GME का वैल्यू, तो आ जाएगा G इंटू रेडियस ऑफ द अर्थ का होल स्क्वायर। यहाँ से हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ से इस वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पे रखने के बाद वैल्यू आएगा G डैश इज इक्वल टू GME का वैल्यू GRE का स्क्वायर, GRE का स्क्वायर डिवाइडेड बाई RE का क्यूब इंटू RE माइनस H। यहाँ से RE का स्क्वायर, ये 3 कट जाएगा, बचेगा G बाई RE, दैट मीन्स G डैश इज इक्वल टू, ये बचा G डिवाइडेड बाई RE नीचे, ठीक है, ऊपर बचा RE माइनस H, RE माइनस H। अब इसको फर्दर ब्रेक करके लिखेंगे। देखो ये डेरिवेशन नहीं है, ये अलग अलग फॉर्म से इस फॉर्मूले का अलग अलग फॉर्म से, तुम चाहो तो सिर्फ इसी फॉर्मूले को लेकर के इतना यहाँ तक आ सकते हो, बट अगर डायरेक्टली तुम सारे टर्म्स को याद रखोगे, सारे फॉर्मूले को अलग अलग एक्सप्रेशन को अलग अलग टर्म्स में अलग अलग फॉर्म में याद रखोगे तो तुम्हारे लिए आसान होगा अलग अलग फॉर्म में आंसर निकालना, तुरंत निकाल कर तुम आगे बढ़ जाओगे। तो यहाँ पे इसे हम लिख सकते हैं G इंटू, इसे लिख सकते हैं RE बाई RE माइनस H बाई RE, लिख सकते हैं कि नहीं। इसको नीचे आएगा ना डिनोमिनेटर में, RE बाई RE माइनस H बाई RE, तो RE बाई RE कट गया, तो G डैश का वैल्यू आ गया G 1 माइनस H बाई RE। एक ये फॉर्मूला याद रख लो और एक ये फॉर्मूला याद रख लो, बस काम ख़त्म। ठीक है, ये मास ऑफ द अर्थ के फॉर्म में, रेडियस ऑफ अर्थ के टर्म्स में, ठीक है, r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ के टर्म्स में, और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितने हाइट नीचे हैं वो, और रेडियस ऑफ द अर्थ के टर्म्स में। क्लियर? ठीक है, कॉपी करो, क्वेश्चन कराते हैं। अब यहाँ पे जैसे तुम देखोगे तो जैसे जैसे हम h हाइट नीचे आएंगे, जैसे जैसे ये h हाइट नीचे आएंगे तो ये घटते 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 कितना हो जाएगा, ये घटते 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 0 हो जाएगा। अब ये घटते घटते 0 हो जाएगा तो पूरा वैल्यू देखो क्या हो जाएगा, घटेगा कि नहीं घटेगा, सारा वैल्यू घट जाएगा। मतलब अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो ये सरफेस से नीचे जैसे जैसे आएंगे तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज़ होगा। आपको यहाँ से फॉर्मूले से भी दिख रहा होगा, देखो h जैसे जैसे डिक्रीज़ होगा तो ये पूरा वैल्यू डिक्रीज़ होगा मतलब g डैश डिक्रीज़ होगा। समझ आ रहा है? g डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h है, यहाँ पे g डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h। g जैसे घटेगा g डैश भी घटे, h घटेगा तो g डैश भी घटेगा, h कम होगा तो g डैश भी कम होगा, तो इसीलिए यह भी डिक्रीज़ करेगा। सरफेस ऑफ द अर्थ पे मैक्सिमम, सरफेस से ऊपर जाओगे तब भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटेगा, सरफेस से नीचे आओगे तब भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू घटेगा। ठीक है, लेकिन एक और बात यहाँ पे याद रखना है आपको कि जैसे तुम सरफेस यहाँ से अंदर से नीचे से सरफेस की तरफ बढ़ोगे तो यहाँ पे देखो g डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, यहाँ से g डैश
इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और आर क्या है यहाँ पे देखो, जी डैश इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। जैसे जैसे आर डिस्टेंस, आर का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा, मतलब सरफेस की तरफ तुम जैसे जैसे जाओगे जी डैश का वैल्यू बढ़ता जाएगा। ठीक है, सरफेस तक यहाँ से तुम सरफेस तक बढ़ोगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू बढ़ता 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 सरफेस पे मैक्सिमम हो जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ से घटना शुरू करेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर तुम हो, मान लो यहाँ पे हो, जी डैश का वैल्यू आर पे डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली, मतलब आर बढ़ेगा तो जी डैश भी बढ़ेगा। आर को बढ़ाते हैं, ये डिस्टेंस को बढ़ाते हैं, देखो बढ़ रहा है, मतलब जी डैश बढ़ रहा है, सरफेस पे आकर ये मैक्सिमम हो गया। अब जैसे ये सरफेस पे आया और सरफेस से ऊपर उठने लगा तो अबव द सरफेस किसी हाइट पे हम सेकंड कंडीशन लेने लगेंगे, जब हाइट्स किसी सरफेस से किसी हाइट के ऊपर हम जाने लगते हैं। सरफेस से किसी हाइट ऊपर जाएंगे तो वो घटेगा, लेकिन सेंटर से जब हम सरफेस की तरफ आएंगे तो वो बढ़ेगा, और सरफेस से नीचे आएंगे तो घटेगा। ठीक है, सरफेस से ऊपर जाओगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगा, मैक्सिमम हो जाएगा सरफेस से, फिर घटना शुरू होगा, और सरफेस से नीचे आओगे तो घटते घट जाएगा। और जब सेंटर पे आ जाओगे, जब तुम सेंटर पे आ जाओगे तो ये वैल्यू सेंटर पे जब आ जाओगे तो देखो हाइट क्या हो जाएगा, हाइट आर ई के बराबर हो जाएगा। यहाँ से तुम सेंटर पर आ रहे हो तो ये जो पूरा हाइट है ये रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे हम रेडियस ऑफ द अर्थ पुट कर देंगे अगर, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस एच के प्लेस पे रेडियस ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ द अर्थ। ये कट जाएगा, मतलब जी 1 माइनस 1 आ जाएगा 0, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ कितना आ गया, 0। एट सेंटर ऑफ द अर्थ कितना हो गया, 0 हो गया। समझ आ रही है बात, समझ आ रही है। सरफेस पे मैक्सिमम, सरफेस के ऊपर डिक्रीज होगा, सरफेस से नीचे डिक्रीज होते सेंटर पे 0। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज 0। लेकिन जैसे ही सेंटर से तुम सरफेस की तरफ मूव करना शुरू करोगे, बढ़ते सरफेस पे मैक्सिमम, फिर सरफेस से ऊपर जाओगे तो डिक्रीज करेगा। क्लियर है। इसका एक ग्राफ भी क्वेश्चन में एग्जामिनेशन में पूछता है, ग्राफ भी बना लेते हैं, रब कर रहे हैं, इसके बाद क्वेश्चंस करा देंगे। देखो ग्राफ क्या क्या पूछता है, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी with the distance r, graph of g versus r, where r is the distance of separation। ठीक है, मान लो ये अर्थ है बड़ा सा, किस तरह से क्वेश्चन पूछता है वो हम बता रहे हैं। ये अर्थ है और अर्थ का रेडियस यहाँ से है आर ई। ठीक है, मतलब ये अर्थ के रेडियस के बराबर, ये मतलब यहाँ पे r का जो डिस्टेंस है वो आर ई के बराबर है। यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस फ्रॉम हेयर टू हेयर किसके बराबर है, रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर है। जब हम सेंटर ऑफ द अर्थ से, देखो ये सेंटर ऑफ द अर्थ है, सेंटर ऑफ द अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 0। सेंटर ऑफ द अर्थ से सरफेस की तरफ जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये r से, तो r और g के बीच में, अंदर में, अर्थ के अंदर में, सरफेस के अंदर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब ये इंक्रीज करेगा पहले, क्योंकि g इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। जैसे जैसे r बढ़ाओगे वैसे वैसे तुम्हारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बढ़ेगा। अब जैसे तुम सरफेस पे आ गए, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया, अब इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं हो सकता एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। अब इसके बाद डिक्रीज़ होगा, क्यों डिक्रीज़ होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है g इज़ इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, और ये आर ई प्लस एच ही तो हमारा स्मॉल आर है कंप्लीट, तो ये हो जाएगा जी एम ई डिवाइडेड बाई स्मॉल आर का होल स्क्वायर। मतलब देखो जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर से, है कि नहीं। ये r क्या था, कंप्लीट डिस्टेंस, हम अर्थ से किसी ऊपर हैं तो हाइट से हम ये पूरा डिस्टेंस ले रहे थे r, सेंटर ऑफ द अर्थ से, ये अर्थ का सरफेस, सेंटर ऑफ द अर्थ से हम ये पूरा डिस्टेंस r ले रहे थे, यहाँ से यहाँ तक था रेडियस ऑफ द अर्थ, और यहाँ से यहाँ तक था हाइट, मतलब r था आर ई प्लस एच, ये आर ई और ये एच जोड़ रहे थे, तब ये पूरा का पूरा r आ रहा था यहाँ से यहाँ तक, तो वही तो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब यहाँ से इसके बाद ये ग्राफ इस तरह होगा, ये टच नहीं करेगा इस एक्सिस को, इस तरह होगा, बिकॉज g इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो तुमसे पूछे कि g और r के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा, तो ग्राफ बनेगा इस तरह से, ये ऐसे, ठीक है, ये इस तरह से ग्राफ बनेगा। समझ आया।
रिवाइंड करके फिर से देख लेना अगर समझ नहीं आ रहा है तो। ठीक है, क्वेश्चन करें। सेंटर ऑफ द अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 0, बीच में सेंटर ऑफ द अर्थ पे 0, सरफेस पे मैक्सिमम, हाइट ऊपर, किसी सरफेस से किसी हाइट ऊपर जा रहे हैं तो डिक्रीज करेगा, सरफेस से किसी हाइट नीचे आ रहे हैं तो डिक्रीज करेगा। चलो अब आगे करते हैं, क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, वीडियो पॉज करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ द अर्थ गिवन है, ये अर्थ है, ये रेडियस ऑफ द अर्थ गिवन है RE। अगर हम RE/2 डिस्टेंस नीचे, ठीक है, RE/2 डेप्थ नीचे आकर के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे निकालते हैं तो कितना आना चाहिए वो आपको निकालना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ अर्थ सडनली श्रिंक्स टू हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू, अर्थ का रेडियस अगर अभी के रेडियस से आधा हो जाए, मतलब अर्थ का साइज़ छोटा हो जाए, तब उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा। अब ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बहुत ही अलग है, इन दोनों क्वेश्चन को सेम ट्रीट मत करना। देखो किस तरह करेंगे, पॉज कर लो और सॉल्व कर लो। ठीक है, हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है, कितना नीचे, RE/2 डिस्टेंस नीचे आकर के। तो सिंपली हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, G' = G1 - h/RE। ठीक है, ठीक है, तो फॉर्मूला बन जाएगा G' = G1 - h/RE। ये डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करेंगे हमें G' निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है। G का वैल्यू हमें पता है 9.8 होता है सरफेस पे, 1 - h/RE। अब h कितना है देखो, 1 - ये हाइट क्या था, सरफेस से नीचे की तरफ जितना हाइट है, तो ये है RE/2, ये है RE/2 इनटू नीचे क्या है RE। ठीक है, तो ये RE से ये RE कट जाएगा, ये आ जाएगा G1 - 1/2 मतलब G इंटू 1 - 1/2 आ जाएगा 1/2 मतलब G/2। अगर G का वैल्यू 9.8 पुट करो, डिवाइड कर दो 2 से, कितना आ जाएगा, 2 4 = 8, 2 9 = 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घट गया ना, सरफेस पे होता है 9.8, सरफेस पे होता है 9.8 और आधा रेडियस के आधे डिस्टेंस नीचे आकर के, मतलब इतना डिस्टेंस नीचे आकर के, इतना हाइट नीचे आकर के निकालोगे तो 4.9 आएगा। क्लियर, डायरेक्टली वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर वो फॉर्मूला तुम्हें पता नहीं होता तुम कैसे निकालते, थोड़ा दिक्कत हो जाता ना फॉर्मूला लगाना। डायरेक्टली हम Gm/RE² में फॉर्मूला RE - h करके नहीं निकाल सकते हैं, वो गलत तरीका है, ये सही तरीका है। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, बोल रहा है कि अगर अर्थ का रेडियस सडनली श्रिंक हो जाए, अर्थ सडनली छोटा हो जाए, ठीक है, कितना छोटा हो जाए, अपने पहले वाले रेडियस से आधा हो जाए, तब कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के रेडियस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये काम नहीं करेंगे कि इतना हाइट नीचे आकर के निकाल रहे हैं, ये काम नहीं करना है। यहाँ पे बोला नहीं गया कि इतना हाइट नीचे जाकर निकालो, हमें बोल रहा है अर्थ छोटा हो गया, अर्थ छोटा हो गया, अर्थ में जितना जो अर्थ था वही अर्थ छोटा हो गया। अब ऐसा नहीं कि नीचे आकर निकाल रहे हैं, अगर अर्थ छोटा हो गया तुम सरफेस में यहाँ पर रहोगे तो तुम भी नीचे आ जाओगे ना सरफेस पे, तो अर्थ श्रिंक हो रहा है तो तुम भी श्रिंक होकर के नीचे आ जाओगे। मतलब कि अर्थ का जो रेडियस है, अब इस रेडियस को निकालना है, इस रेडियस को लेकर निकालना है। दैट मीन्स G = एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस। जब अर्थ का रेडियस कुछ था तो Gme/RE², यही फॉर्मूला यूज़ करते थे सरफेस पे। बट अब क्या हुआ, ये रेडियस आधा हो गया, हाफ हो गया, तो इस RE के प्लेस में हम यूज़ करेंगे Gme/RE/2 का होल स्क्वायर, मतलब Gme/RE² और ये 2 का पावर 4 ऊपर चला गया, ये आ गया। मतलब ये हुआ, ये पूरा वैल्यू देखो, ये पूरा वैल्यू क्या है, Gme/RE²। ये अर्थ के सरफेस पे जब अर्थ का रेडियस RE होता था तब ये फॉर्मूला यूज़ करते थे, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G × 4, मतलब 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, 4G आएगा आंसर। समझ आया क्वेश्चन। अर्थ श्रिंक हो रहा है, नीचे आकर हम नहीं निकाल रहे हैं, अर्थ श्रिंक हो रहा है तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे Gme/RE²। यहाँ पे R का वैल्यू कितना है, RE/2 है, पुट करेंगे RE का स्क्वायर यहाँ रह जाएगा, 2 का पावर 4 ऊपर से चला जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का है, G × 4 मतलब 4G का वैल्यू आएगा, आंसर आएगा 4G। बोलो क्लियर, समझ आ रहा है सारा कुछ।
चलो सारा क्वेश्चन तो लगभग हो ही गया है, एक लास्ट क्वेश्चन परसेंटेज, उसके बाद शेप ऑफ द अर्थ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, फिर शेप ऑफ द अर्थ को डिस्कस करेंगे। चलो देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन गिवन है दैट मास ऑफ अ प्लैनेट, कोई प्लैनेट है जिसका मास गिवन है 10% लेस देन मास ऑफ अर्थ। इसका मास, किसी प्लैनेट P का मास 10% कम है मास ऑफ अर्थ से, और रेडियस ऑफ द प्लैनेट भी गिवन है 20% मोर देन रेडियस ऑफ द अर्थ। हमें पूछ रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ दिस प्लैनेट। क्वेश्चन समझ आया? एक प्लैनेट है P, उसका मास अर्थ के मास से 10% ज़्यादा है, ठीक है, और उसका रेडियस, उस प्लैनेट का रेडियस अर्थ के रेडियस से 20% ज़्यादा है। 10% कम है और 20% ज़्यादा है, तो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। पॉज करो और बनाओ। चलो हो गया। देखो किस तरह करेंगे। सबसे पहले तो मास ऑफ द प्लैनेट निकाल लो। मास ऑफ द प्लैनेट क्या होगा, 10% लेस देन दिस, मतलब मास ऑफ द अर्थ से मास ऑफ द अर्थ में माइनस करना होगा हमें 10% ऑफ मास ऑफ द अर्थ। यही बोल रहा है ना, 10% लेस देन मास ऑफ द अर्थ। तो मास ऑफ द अर्थ जो भी होगा उससे 10% कम होगा, मतलब एक्चुअल मास माइनस उसका 10%, ये निकल आएगा। इसका वैल्यू कितना निकलेगा, ये देखो, ME माइनस 10/100 ME, 0 से 0 कट गया, LCM लेंगे तो आ जाएगा 10, यहाँ पे आएगा 10 ME माइनस ME मास ऑफ द अर्थ, 10 ME माइनस ME आ जाएगा 9/10 मास ऑफ द अर्थ। मतलब मास ऑफ द प्लैनेट है 9/10 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द अर्थ। उसी तरह रेडियस ऑफ द प्लैनेट P गिवन है हमें 20% मोर देन द रेडियस ऑफ द अर्थ। जो भी रेडियस ऑफ द अर्थ है उससे 20% ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है रेडियस ऑफ द अर्थ से। तो ये हो गया रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस 20 डिवाइडेड बाई 100 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ। 2 से 0 से 0 कट गया, 2 5 are 10, तो यहाँ पे अगेन LCM आ गया 5, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस रेडियस ऑफ द अर्थ, मतलब ये आ गया 6 टाइम्स रेडियस ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाई 5। 6/5 रेडियस ऑफ द अर्थ। हमें मिल गया मास ऑफ द प्लैनेट, हमें मिल गया रेडियस ऑफ द अर्थ। हमें निकालना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस प्लैनेट पे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अब ना तो हाइट ऊपर जाना है, ना डेप्थ नीचे जाना है, सिंपली नया ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी भी प्लैनेट का डिपेंड करता है G पे, उस प्लैनेट का मास पे और उस प्लैनेट का रेडियस पे, इसी पे डिपेंड करता है ना, समझ आ रहा है? तो अब सारे वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। जी MP का वैल्यू देखो, MP का वैल्यू देखो कितना है, MP का वैल्यू है 9/10 ऑफ ME, सो 9 डिवाइडेड बाई 10 ऑफ ME होल डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ द प्लैनेट कितना है 6/5 इंटू RE, 6/5 इंटू RE का होल स्क्वायर। अब इसे अलग अलग करके लिख लेते हैं, ME इंटू 9/10, ठीक है। इस पूरे वैल्यू को डिवाइड करो 6/5 इंटू 6/5 इंटू RE का स्क्वायर, ठीक है, समझ आ रहा है? तो यहाँ पे ME इंटू 9/10 इंटू ये आ जाएगा 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 6, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्लस डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन इंटू 1/RE का स्क्वायर इंटू 1/RE का स्क्वायर। अब देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं ये GME और ये R², GME डिवाइडेड बाई R स्क्वायर इधर आ जाएगा, R² इंटू ये 9 हो गया, इंटू ये हो गया 5 5 25 डिवाइडेड बाई ये 10 हो गया और ये हो गया 36।
ये आ जाएगा 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10। तो G_m_e/r², ये वैल्यू किसका है? G_m_e/r², G इंटू मास ऑफ द ईयर इंटू रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर, यहाँ से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ निकलेगा, इंटू 9 5 ज़ा 45 डिवाइडेड बाई कितना आएगा ये 6 2 ज़ा 12, कैरी 1, 3 2 ज़ा 6, 72। कहीं पे कुछ गलत हुआ है क्या? कुछ तो गड़बड़ हुआ है, एक सेकंड। सारा वैल्यूज़ तो सही है, आंसर मैच करने दो। हाँ चलो, सब कुछ सही है। कैलकुलेशन देखो यहाँ पे 45/72, 9 8 ज़ा 72, 9 5 ज़ा 45, मतलब 5/8 ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। अर्थ में जितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका 5/8 हो जाएगा। दैट मीन्स आंसर क्या है? आंसर है, देखो यहाँ लिख रहे हैं, न्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दिस प्लैनेट, जिसे हम GP कह रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 5/8 ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है, ठीक है। इस लेक्चर को इसीलिए मैंने 2 पार्ट में रखा है। एक पार्ट आपको इससे पहले मिल गया होगा, ठीक है। देखो हुआ क्या, उस पार्ट को जब शूट कर रहे थे तो बीच में लाइट चला गया था, जिसके कारण वो वीडियो कट गया, तो उसके बाद मुझे ये शूट करना पड़ा। तो अगर तुम ये पार्ट देख रहे हो तो इससे पहले का पार्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, ये ऊपर आई बटन पे तुम देख लेना, वो पार्ट तुम्हें मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर फर्स्ट पार्ट कर लेना जहाँ मैंने इंट्रोडक्शन बताया और यहाँ पे सारे क्वेश्चंस कराए। वो 25 मिनट का वीडियो था, वो कट गया था बीच में, थोड़ा टेक्निकल एरर आ गया था, इसीलिए उसको अलग से अपलोड करना पड़ा, 2 पार्ट्स में अपलोड करना पड़ा। अगर वो सही रहता तो एक ही पार्ट में ये पूरा का पूरा 2 घंटे का वीडियो बनता, बट फिर भी क्या कर सकते हैं, होने को कौन टाल सकता है ना, कोई बात नहीं। चलो, तो इतना डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि शेप ऑफ द अर्थ पे भी किस तरह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड करता है, किस तरह वैरी करता है शेप ऑफ द अर्थ। अब ये शेप ऑफ द अर्थ बहुत ही सिंपल है, अक्सर तुम्हारे स्कूल लेवल एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो जो बच्चे स्कूल लेवल एग्जामिनेशन तक ही लिमिटेड हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ, ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ। अब देखो, अब मैं यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूँ, अब समझना। अर्थ का शेप, क्या अर्थ बिल्कुल स्फेरिकल शेप का है? आंसर है नहीं, अर्थ स्फेरिकल शेप का है नहीं। अर्थ थोड़ा सा चपटा है, अंडा की तरह। अर्थ का शेप थोड़ा सा इस तरह है, अर्थ का शेप ये कुछ इस तरह का है, इतना ज़्यादा भी चपटा नहीं है, लेकिन समझने के लिए हम ले लेते हैं ये, ठीक है। ये सेंटर ऑफ द अर्थ और ये है रेडियस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर, इसे बोलते थे RAQ, रेडियस ऑफ द अर्थ इक्वेटर पे, और ये है रेडियस ऑफ द अर्थ पोल पे, रेडियस ऑफ द अर्थ एट द पोल्स, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है G_m_e डिवाइडेड बाई r², वेयर r इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, सेंटर ऑफ द अर्थ से जिस पॉइंट पे तुम हो उसका डिस्टेंस। अगर तुम इक्वेटर पे हो, ये है इक्वेटर, ये है इक्वेटर और ये है पोल, ठीक है। अगर तुम इक्वेटर पे हो तो इस फॉर्मूले में r के प्लेस पे यूज़ करेंगे क्या, इसके प्लेस पे यूज़ करेंगे, देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर निकाल रहे हैं, इसके प्लेस पे यूज़ करेंगे G_m_e डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ द इक्वेटर का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर तुम पोल पे हो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या आएगा, G इज इक्वल टू एट पोल इज इक्वल टू G मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाई रेडियस एट द पोल का होल स्क्वायर, है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है दैट रेडियस एट द इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस एट द पोल। जब इक्वेटर का रेडियस पोल के रेडियस से बड़ा है, ये रेडियस बड़ा है, तो बड़े वैल्यू को नीचे रखेंगे और स्क्वायर कर देंगे तो पूरा का पूरा वैल्यू छोटा होगा कि नहीं, होगा ना। डिनोमिनेटर में बड़ा वैल्यू रखते हैं तो पूरा वैल्यू घट जाता है। मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द इक्वेटर
क्या हो जाएगा, ये बड़ा वैल्यू देखो, इक्वेटर का रेडियस बड़ा है, यहाँ बड़ा वैल्यू रखेंगे, ये घट जाएगा, इज़ लेस देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द पोल्स। पोल्स का रेडियस कम है तो इसका ये कम वैल्यू रखेंगे, यहाँ छोटा वैल्यू रखेंगे तो पूरा पूरा वैल्यू बढ़ जाएगा। तो ये होता है। अगर कोई अपना वेट यहाँ पे मेज़र करेगा, अब देखो वेट का टर्म आ गया, हम सोच रहे थे वेट का टर्म यहाँ पे यूज़ ना करें, बट पॉसिबल नहीं हो पाता है कि इसको समझाए बिना वेट के टॉपिक यूज़ किए बिना। तो इसीलिए इस लेक्चर के बाद मास एंड वेट का टॉपिक आएगा, उस लेक्चर को कंप्लीट कर लेना, इसी से रिलेटेड वो टॉपिक है। हालांकि एक ही टॉपिक में सब कुछ पढ़ाया जाता है, बट क्योंकि लेक्चर और इतना ज़्यादा लेंदी हो गया कि उस टॉपिक को यहाँ पे टच करना मुश्किल है, इसीलिए समझो यहाँ पे। तो अगर तुम यहाँ पे कुछ वेट कर रहे हो और तुम इक्वेटर पोल पे जाकर कुछ वेट करते हो, तो इन दोनों केसेस में वेट तुम्हारा अलग अलग होगा। वेट वहाँ पे ज़्यादा होगा जहाँ पे तुम्हें ग्रेविटी ज़्यादा फील हो, ठीक है। ग्रेविटी ज़्यादा कहाँ फील होगा, तो ग्रेविटी पोल पे तुम्हें ज़्यादा फील होगा, क्योंकि जी का वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे ग्रेविटी कम फील होगा। इसीलिए कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल इज़ मैक्सिमम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर इज़ मिनिमम। तो यहाँ पे लिख लेना जी एट पोल इज़ मोर एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर इज़ लेस। बस ये टॉपिक हो गया यहाँ पे समाप्त। मज़ा आया आज के क्लास में? ज़रूर बताना कैसा लगा। कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा गुस्से में होंगे कि सर 2 घंटे का वीडियो शूट कर दिए। देखो ये टॉपिक इतना लेंदी होना ही था, इसीलिए मैंने आपसे टाइम मांगा था कि सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और सारे क्वेश्चंस के साथ टॉपिक डिस्कस करेंगे। इस पे क्वेश्चंस आपको मिलेगा मास और वेट में, मास एंड वेट का जब टॉपिक आएगा तब मिलेगा, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक बच गया है जो स्कूल लेवल एग्जामिनेशन में पूछता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। पहला डिफ्रेंशिएशन आप लिखोगे स्मॉल जी एंड कैपिटल जी में। स्मॉल जी एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, क्योंकि उसका डायरेक्शन है हमेशा नीचे की तरफ लगता है स्मॉल जी, और कैपिटल जी एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। दूसरा डिफ्रेंशिएशन लिखोगे, अगर तुम लिख रहे हो तो नोट बनाते जाओ। दूसरा डिफ्रेंशिएशन, जी और जी में डिफरेंस लिख रहे हैं हम। सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन लिख लेना, तुम इसका डेफिनेशन लिख लेना, इसका भी डेफिनेशन लिख लेना, ओके। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में देखो क्या लिखोगे तुम। सेकेंड पॉइंट में लिखना ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमेशा नीचे की तरफ लगता है, एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है, और ये इज़ अ स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, इसे डायरेक्शन से फ़र्क नहीं पड़ता। 3, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। दिस इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लेसेस, और ये कांस्टेंट, ठीक है, हर जगह पे इसका वैल्यू कांस्टेंट फिक्स्ड होगा। क्लियर? एसआई यूनिट इसका लिख लेना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका एसआई यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। द वैल्यू ऑफ जी फिफ्थ में लिखोगे द वैल्यू ऑफ जी इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, एंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी इज़ 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बस 5 डिफरेंस काफ़ी है, 5 से ज़्यादा स्कूल एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता है। तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं क्या, मास एंड वेट। मास एंड वेट कंप्लीट करने के बाद हम करेंगे फ्री फॉल और मोशन अंडर ग्रेविटी। उसके बाद देखना वहाँ से क्वेश्चंस कितना अच्छा बनेगा। मास एंड वेट और ये टॉपिक भी मिला करके क्वेश्चन अच्छा बनेगा, तो उसके बाद वाला लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और बात, जो लोग यहाँ पे ये लेक्चर देख रहे हैं वो जाकर के इससे पहले वाले लेक्चर को देख लें, क्योंकि वो लेक्चर इसी का पार्ट है। बीच में वीडियो कट होने की वजह से दोनों को अलग अलग पार्ट में अपलोड किया गया है, ठीक है। वो लेक्चर 25 मिनट का है, जहाँ पे सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आया कहाँ से, एक्चुअल मीनिंग समझ आएगा आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, ठीक है। तो वो वीडियो बीच में कट गया था, कुछ टेक्निकल एरर आ गया था, इसीलिए बीच में कट गया। तो जाकर वो वीडियो पहले ज़रूर देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखना, ठीक है। तो दोनों पार्ट आपको एक ही टाइम पे अपलोड किया जाएगा, एक ही टाइम पे दोनों को अपलोड करेंगे। और अगर किसी को प्लेलिस्ट में ढूंढने में मुश्किल होता है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे, वो वीडियो मिल जाएगा, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में पार्ट 3 देख लेना, उसके बाद ये वीडियो देखना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहें और इसी तरह सपोर्ट करते रहें। थैंक यू वेरी मच।